हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट सुपर टेट की लगातार स्पेशल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की क्लास में आपको एक बार फिर से धमाकेदार सुपर फास्ट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। कम से कम समय में हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर करिए, एंड तक जुड़े रहिए और क्लासेस को समझते रहिए। बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी क्लासेस को जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए जल्दी से, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हिंदी के क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जरूर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बताइएगा वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा गया है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे हम अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसका कोई जीवित शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु का नाम देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव नहीं है। यानी कि ऐसा रोग जिसका कोई उपचार है ही नहीं, उसे किस रूप में जानते हैं हम लोग। तो आप सभी लोगों को पता होगा ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, असाध्य रोग। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असाध्य का मतलब क्या होता है, असाध्य यानी कि जो साधने योग्य ना हो, जो ठीक करने योग्य ना हो, जिसका कोई उपचार ना हो, तो उसे हम असाध्य रोग के रूप में जानते हैं। अगला आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इसमें लिखा हो कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य को चूज करना है। चारों ऑप्शंस पढ़िए और आंसर करिए। तो यह मेरा पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, एक बंदूक उपयोगी शस्त्र है, या फिर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो आपका दिया गया बी नंबर ऑप्शन, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये बिल्कुल सही दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि अनेक शब्द जो, अनेक पद जो दिया गया, ये बहुवचन का ही शब्द है। तो अनेकों नहीं, यहाँ पर अनेक ही करेक्ट माना जाएगा और हम लोग बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल चूज कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, पिछले सोमवार से रिलेटेड चारों क्वेश्चंस हैं, चारों ऑप्शंस हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों को चूज करना है। तो हम लोग चूज करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। क्या दिया गया, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसको हम लोग यहाँ पर टिक कर लेंगे, इसको हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए बढ़ते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। अंगूठी का नग होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये एक मुहावरा होता है, अंगूठी का नग होना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। देखते हैं हम लोग। तो अंगूठी का नग होना यानी कि बहुत ही अधिक प्रिय होना और सजीला होना। ये आपको बहुत ही सुंदर और सजीला होना, यानी कि जैसे अंगूठी की सुंदरता बढ़ाता है नग, ठीक उसी प्रकार से बहुत ही सुंदर और सजीला होना, अंगूठी का नग होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कान फूंकना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चुगली करने में और दीक्षित होने में। तो कान फूंकने का अर्थ होता है दीक्षा देना, दीक्षित होना, यानी कि किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। कान फूंकने का अर्थ दीक्षा देना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग डी नंबर ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। सभी लोग क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही कम समय में ये सभी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। जल्द ही आप सभी लोगों को दोस्तों लाइव क्लास भी मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीक में आपके गुरुवार या शुक्रवार से लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो उन सभी क्लासेस को भी आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है। ठन ठन गोपाल का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगाल होना। क्या कहते हैं, कह रहे थे हम लोग ठन ठन गोपाल हो गया, यानी कि कुछ भी शेष ना बचना, कंगाल हो जाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन के ए ऑप्शन को हम लोग चूज कर लेंगे। आज सुबह की क्लास में हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ईवीएस के और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने ना देखे हो तो उन क्लासेस को, उन क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझते रहिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए जल्दी से क्या दिया गया
कि खाली स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो ये भी एक प्रकार का लोकोक्ति के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर क्या कहा जाता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी कि यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस गलत दिए गए। ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल आपको सुबह करंट की क्लास दी जाएगी और कल शाम को हम आपको संस्कृत की क्लास लेकर आएंगे। इन सभी क्लासेस को मिस मत करिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, ज़्यादा कुछ पढ़ने को है। इस वजह से सभी लोग जरूर सभी क्लासेस को देखते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्या दिया गया, घर का भेदी खाली स्थान ढाए। तो घर का भेदी ढाए, इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों को? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लंका ढाए। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि जो घर में जो बात बताने वाला, भेद बताने वाला होता है, वो पूरे घर को बर्बाद कर देता है। ये इसका लोकोक्ति का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों राम पढ़ता है, ये सीधे सीधे आपको पता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को चूज कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों शांत रस की हम लोग बात कर रहे हैं, और आपको पता होगा शांत रस वो रस होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भाव व्यक्त ना हो पा रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई किसी भी चीज को लेकर, ना ही आपकी हंसी हो ना दुख हो, जब कोई चीज व्यक्त ना होती हो, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जब कोई बात हो रही होती है, उसे शांत रस के अंतर्गत लिया जाता है। इसी वजह से नाटकों में शांत रस कैसा होता है, नहीं माना जाता है। तो यानी कि यहाँ पर आपका निर्वेद हो जाएगा। इसके स्थायी भाव की बात करते हैं तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अगला बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेतना चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? रस की उत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम किस रूप में जानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो 12 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब आपको ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि रस स्थायी भाव ज़्यादातर सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। अनुभाव जो होता है, भाव विभाव अनुभाव और आपका स्थायी भाव, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, रस के अंग होते हैं, उसी में एक अनुभाव होता है। तो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उसे हम किस रूप में जानते हैं, उसे हम अनुभाव के रूप में जानते हैं। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो दोस्तों रसों का राजा, सर्वश्रेष्ठ रस, सबसे अधिक या कह सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख रस जो होता है वो कौन सा होता है? रसों के रस को कहा जाता है श्रृंगार रस। बहुत इजी क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपके लिए क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए। जल्द ही आपको टॉपिक वाइज क्लासेस की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके सुपर टेट, प्राइमरी, जूनियर और यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बीर रस की, और बीर रस का जो स्थायी भाव होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं? उसे हम जानते हैं उत्साह के रूप में। क्या कहते हैं? उत्साह बीर रस का स्थायी भाव होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 15 नंबर क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही? बालक के, यानी कि बाल्यकाल की चर्चा की जा रही है, उसकी सुंदरता की, बच्चे की सुंदरता की का वर्णन किया जा रहा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका वात्सल्य रस हो जाता है। वात्सल्य रस वो रस होता है जिसमें किसी बालक के, किसी बच्चे की, उसकी मनोहर सूरत की, उसके जो कह सकते हैं हम लोग सुंदरता के वर्णन किया जाता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका कहलाता वात्सल्य रस। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? छंद जो होता है उसे हम किस में विभक्त करते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, यति रति में छंद को विभक्त किया जाता है और दूसरा चरणों में विभक्त किया जाता है। यानी कि ये दोनों ही प्रकार जो दिए गए छंद को विभक्त करने के दिए गए हैं। हम लोग सी नंबर ऑप्शन को यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी उतना ही है। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों छंद के मुख्य रूप से जब प्रकार की बात की जाती है तो वो आपके हो जाते हैं
4 प्रकार, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं हम लोग, पहला प्रकार जो छंद का होता है वो वर्णिक छंद होता है, वर्णिक के बाद दूसरा आपका मात्रिक छंद होता है, मात्रिक के बाद तीसरा आपका छंद जो होता है उसे हम उभय छंद के रूप में जानते हैं, और चौथा आपका होता है मुक्त छंद। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सी नंबर ऑप्शन को ही बिल्कुल सुइटेबल मानते हैं, सबसे सही मानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? शिल्पगत आधार पर यानी कि ये आपके जो रचनाएं, जो शिल्पकारिता बताई गई है, जिस प्रकार से हम रचनाओं को, जिस प्रकार से छंदों को व्यक्त करते हैं, जब हम दोहा छंद को पलट देते हैं यानी कि उल्टा लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो कौन सा छंद बन जाता है? उसे हम सोरठा छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरठा छंद कहते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, साथ ही साथ बताना है क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, मात्राओं का वर्णन आपको बताना। 1 अंक आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ते रहिए, आंसर जरूर करते रहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, वीर या आल्ह छंद है। वीर या आल्ह छंद किसे कहा जाता है? जिसमें वीरता का वर्णन किया जाता है उसे आल्हा के रूप में जानते हैं हम लोग। तो आल्हा छंद जो होता है वो किस प्रकार के छंद के अंतर्गत आता है? तो ये आपका मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। हम लोग बी नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। इसका दूसरा नाम ही होता है दोस्तों मात्रिक सवैया। ये हम आल्ह छंद का दूसरा नाम बता रहे हैं, मात्रिक सवैया, ये आल्हा छंद का दूसरा नाम होता है। सभी लोग याद कर लीजिएगा, वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर बताना है आपको, अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। तो जब किसी बात का वर्णन घुमा फिरा कर किया जाए, अप्रस्तुत के आधार पर, किसी प्रस्तुत चीज के आधार पर नहीं, बल्कि उसे घुमा कर उस चीज का जब वर्णन किया जाता है, तो वहां आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। और यहां पर आपका करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, आपका 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सभी क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। सभी पुरानी क्लासेस को देखते रहिए। मिलते हैं कल सुबह की करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, कम से कम समय में कवर करेंगे। तो मिलते हैं उसी क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।